नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे समकोणीय कार्तीय निर्देशांक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित 3 क्लास ले रखा हूं। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को समकोणीय कार्तीय निर्देशांक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करवाने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि समकोणीय कार्तीय निर्देशांक के किसी भी टाइप का किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट वो डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेरी है या डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेजिएगा, तो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, एक त्रिभुज बिंदुओं ए 2,5 है, बी आपका 3,8 है और सी आपका x, y है से निरूपित किया जाता है। यदि त्रिभुज का केंद्रक आपका 3,5 है तब C के निर्देशांक क्या होंगे, A आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखी है ना उसको नोट कर लो। तो A बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखा है 2,5 के रूप में, और B बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखा है 3,8 के रूप में, और C बिंदु के जो निर्देशांक दे रखा है x, y के रूप में, और आपको केंद्रक के निर्देशांक दे रखा है 3,5 के रूप में। तो केंद्रक क्या होता है, यानी x, y की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 3,5 के रूप में। यह डियर स्टूडेंट जो आपका C बिंदु है ना, ये आपका त्रिभुज का तीसरा बिंदु है, यानी जो C बिंदु है ये आपका x3, y3 की वैल्यू है, यानी कि जो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है वो आपका C बिंदु है, यानी x3, y3 की वैल्यू x, y दे रखा है, और x1, y1 की वैल्यू आपका 2,5 है, और x2, y2 की वैल्यू आपका 3,8 है। अब आप सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला क्या होता है, x बराबर आपका होता है x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाई 3। सारी वैल्यू रख देना यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू आपका है 3, तो मैंने रख दिया डियर स्टूडेंट 3 बराबर x1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख दो, प्लस x2 की वैल्यू कितना है 3, तो 3 रख दो, और x3 की वैल्यू कितना है, तो x3 की वैल्यू आपका x के बराबर है, तो x रख दो, बटे का आपका आ जाएगा 3। तो 3 3 का 9 में से आप 5 घटाओगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। उसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लो। तो y बराबर क्या आता है, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई 3 होता है। सारी वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू कितना है, तो y की वैल्यू आपका है 5, तो मैंने 5 रख दिया, बराबर y1 की वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 रख दो, प्लस y2 की वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 रख दिया, प्लस का y3 की वैल्यू कितना है, तो y3 की वैल्यू आपका y है
तो मैंने y रख दिया, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3। अब देखो 5 तियाँ 15 में से 13 घटाओगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, यानी कि x कामा y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आपने निकाला है 4 और y की वैल्यू आपने निकाला है 2। तो इस तरीके से जो आपका C बिंदु के निर्देशांक होंगे वो आपका 4 कामा 2 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, y अक्ष पर बिंदु -5 कामा -2, y अक्ष पर बिंदु -5 कामा -2 और 3 कामा 2 के समदूरस्थ से किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये हमें बता दो कि y एक्सिस पर होता क्या है। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू आपका 0 के बराबर होती है। y एक्सिस पर आपका x की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक आपका x कामा y होता है। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू आपका 0 के बराबर लेना है, तो निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा 0 कामा y के रूप में। निर्देशांक आपका 0 कामा y के रूप में होगा, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू हमको 0 लेना है। तो 0 कामा y, 0 कामा y के रूप में देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में आपका 0 कामा y के रूप में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा ऑप्शन में 0 कामा y के रूप में होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी, लेकिन एक ही ऑप्शन में आपका 0 कामा y के रूप में दिया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक कर देना, वही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बोला है बिंदुओं P आपको दे रखा है -1 कामा 2 और Q आपको दे रखा है -2 कामा -1 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ का बाह्य रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक निम्न में से क्या होंगे ये आपको बताना है। तो मैंने आपको विभाजन सूत्र बताया था डियर स्टूडेंट, विभाजन सूत्र में मैंने आपको बताया था कि बाह्य विभाजन का केस क्या होता है। तो बाह्य विभाजन के केस में x बराबर आपका क्या होता है, x बराबर आपका होता है mx2 माइनस का nx1 डिवाइडेड बाई आपका होता है m-n। वहीं पर y बराबर क्या होता है, y बराबर आपका होता है my2 माइनस का ny1 डिवाइडेड बाई आपका होता है m माइनस का n। ये आपका बाह्य विभाजन का केस में होता है, लेकिन अंतः विभाजन के केस में जहां जहां माइनस है ना वहां पर प्लस कर दोगे तो अंतः विभाजन का फार्मूला बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, यानी m/n की वैल्यू दे रखा है 3:2 के रूप में। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर -1 कामा 2 दे रखा है, यानी x1 कामा y1 की वैल्यू आपको दे रखा है -1 कामा 2, और वहीं पर डियर स्टूडेंट x2 कामा y2 की आपको वैल्यू दे रखा है -2 कामा -1। अब सारी वैल्यू रख दो तो x बराबर क्या आ जाएगा, m की वैल्यू कितना है, तो m की वैल्यू आपका 3 है और n की वैल्यू आपका 2 है, तो 3 गुणे x2 की वैल्यू कितना है, तो x2 की वैल्यू आपका -2 है। अब माइनस n की वैल्यू कितना है 2 और x1 की वैल्यू कितना है, तो x1 की वैल्यू आपका है -1 और नीचे में आ जाना m-n, यानी 3 में से 2 घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -6। अब -6 में से आप घटाओगे +2 तो मिल जाएगा आपको -4।
x की वैल्यू आपको मिल जाएगा -4, क्योंकि -6 में से आप 2 घटाओगे तो -4 मिलेगा। y की वैल्यू निकालो तो y बराबर क्या आएगा, m की वैल्यू कितना है 3 गुणे y2 की वैल्यू कितना है -1 माइनस n की वैल्यू आपका है 2 और y1 की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया। बटे का आपका हो जाएगा m माइनस n, तो 3 में से 2 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 1। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो -3 यहाँ से मिलेगा और -4 यहाँ से मिलेगा, -3 यहाँ से मिलेगा और -4 आपको वहाँ से मिल जाएगा, -4 आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं my2, यानी m की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू आपका -1 है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू आपका 2, तो -4 और -3, यानी y की जो वैल्यू होगी वो आपका -7/2 होगा। y की जो वैल्यू होगी वो आपका -7/2 होगा, यानी कि जो आपका निर्देशांक आएगा -4 कामा -7/2 आएगा। तो -4 कामा -7/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए आपका 7/2 होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना। तो जो आपके निर्देशांक होंगे वो आपका -4 कामा -7/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने इतनी बार आपको नोट करवा दिया है कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो देखो दे रखा है बिंदुओं k-1, k+1, k+3 और k-3 तथा k+1 और k+2 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको बताना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 लगा देते हैं। क्या करते हैं, 1/2 और x y माइनस वाई 3 बार लिख लो, x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y, 3 बार मैंने लिख लिया। अब आपको यहाँ पर जमा देना है 123, 231 और 312। अब सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर यह जो पूरी वैल्यू है x1 कामा y1 की है, यानी x1 की वैल्यू आपका कितना है k-1 और y1 की वैल्यू कितना है, वो आपका k+1 है। वहीं पर x2 की जो वैल्यू है वो आपका कितना है k+3 और y2 की जो वैल्यू है वो आपका k-3 और x3 की वैल्यू कितना है, x3 की वैल्यू आपका k+1 है और x2 की वैल्यू आपका k+2 है, y3 की वैल्यू आपका कितना है k+2 है। अब सारी वैल्यू रखो। तो ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है 1/2, x1 की वैल्यू कितना है, तो x1 की वैल्यू आपका है k-1, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। y2 की वैल्यू कितना है, तो k-3, तो मैंने k-3 लिख दिया और माइनस का y3 है तो बीच में माइनस लगा दो। y3 की वैल्यू कितना है k+2, तो माइनस का आपका हो जाएगा k+2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। x2 की वैल्यू कितना है, तो x2 की वैल्यू आपका है k+3, बड़का ब्रैकेट लगाओ। y3 की वैल्यू कितना है k+2, तो मैंने k+2 लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। और y1 की वैल्यू कितना है k+1, तो मैंने k+1 लिख दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट x3 की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे k+1 है, लो जी भैया k+1 रख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू आपका कितना है, y1 की वैल्यू भी आपका k+1 ही है। अब माइनस का y2 की वैल्यू कितना है k-3, तो लो मैंने k-3 रख दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो 1/2 तुम्हारा है तो 1/2 ही रखो। यहाँ पर देखो k-1 है तो k-1,
यहाँ पर देखो माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का के प्लस माइनस का 2 होगा, इसको हम लिख देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का के और माइनस का 2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखो माइनस के प्लस के कैंसिल, अब -3 और -2 जोड़ोगे तो मिल जाएगा आपको -5। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो k प्लस का 3 आपका है ही, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का k हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का k माइनस का 1, तो माइनस के प्लस के कैंसिल, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा, यानी k प्लस 3 ही रह जाएगा। अब देखो k प्लस 1 है तो k प्लस 1 रख दो, यहाँ पर आ जाना, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का k हो जाएगा, अब प्लस का तुम्हारा 3 हो जाएगा, तो माइनस के प्लस के कैंसिल, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा, तो गुणे आपका हो जाएगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसी को तुम कैलकुलेट कर लो, अब इसी को डियर स्टूडेंट हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना। देखो 1/2 है तो 1/2 मैं रखता हूँ, यहाँ पर -5 का गुणा करोगे k माइनस 1 में तो माइनस का 5k प्लस का 5 मिलेगा, और k प्लस 3 है तो k प्लस 3 ही रखो, और 4 का गुणा k प्लस 1 में करोगे तो मिलेगा आपको 4 प्लस का 4 के रूप में, 4k के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या कटेगा, अब कौन सी वैल्यू आपकी कटने वाली है इसको देखो। अब देखो यहाँ पर k और 4k 5k, अब 5k और -5k कैंसिल हो जाएगा, और देखो और क्या यहाँ पर बनेगा, 5 3 8 4 12, 5 3 8 4 12, 12/2 आपका किसके बराबर होगा, 12/2 आपका 6 के बराबर होगा। तो 6 दिया है, 6 नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। देखो बोला है एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि y अक्ष से जो उसकी दूरी है वो आपका 5 गुना है, और x अक्ष से जो दूरी है वो आपका 3 गुने से 7 अधिक है। तो आपको उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा ए आपको बताना है। y अक्ष पर हम किसकी वैल्यू लेते हैं, y अक्ष पर हम x वाली वैल्यू लेते हैं, यानी आपका हो जाएगा 5x, और x अक्ष पर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, y वाली वैल्यू, यानी कि 3y हो जाएगा, बराबर कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि 5x माइनस का 3y बराबर 7 आपका बिंदुपथ बनेगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ए आपका, एक ऑप्शन आपका 5x माइनस 3y, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए, 5x माइनस 3y बराबर 7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है y अक्ष से उसकी दूरी का 5 गुना, तो y अक्ष पर हम क्या लेते हैं, x वाली वैल्यू, यानी कि 5x हो जाएगा, x अक्ष से दूरी के 3 गुने तो x अक्ष पर y वाली वैल्यू लेते हैं, तो y का 3 गुना से 7 अधिक है, तो मैंने 7 अधिक कर दिया। तो इस तरीके से आपका 5x माइनस 3y बराबर 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, ए बी सी एक त्रिभुज है तथा डी जो है ना वो बी सी का मध्य बिंदु है। यदि ए बी सी के निर्देशांक आपको दे रखा है 1, 2, -1, -3 तथा 3, -5 हो, तब AD को 2:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं,
मान लो ए आपका कोई एक फिगर है, इस तरीके से मैंने एक फिगर बना दिया जिसके 3 बिंदु हैं, एक आपका ए है, एक आपका बी है और तीसरा आपका सी है। ठीक है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो डी जो है ना वो बी सी का मध्य बिंदु है, तो लो मैंने डी जो है बी सी का मध्य बिंदु बना दिया। अब डियर स्टूडेंट, एडी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, एडी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो एडी को मैं मान लेता हूं 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें बता दो। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना है? ए बिंदु का निर्देशांक आपका है 1,2 और बी बिंदु के निर्देशांक कितना है? -1, -3 और सी बिंदु के निर्देशांक कितना है? 3, -5। यहां तक सबको क्लियर है। यदि हमको डी बिंदु का निर्देशांक पता चल जाए, यदि हमको डी बिंदु का निर्देशांक पता चल जाए तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो डी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे? तो डी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम करेंगे क्या? दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालने के लिए करते क्या हो? x बराबर आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है और y बराबर आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो x की वैल्यू निकालो। a आपकी जो वैल्यू है x1 y1 की है और यह जो वैल्यू है x2 y2 है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 से। तो x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू आपका 3 है, डिवाइडेड बाई 2 करो तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। y की वैल्यू किससे निकालोगे? तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 की वैल्यू -3 है और y2 की वैल्यू -5 है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा -4। यानी डी बिंदु के निर्देशांक आपने निकाल लिया 1, -4 के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो डी बिंदु का निर्देशांक होगा 1, -4 होगा। क्या होगा? डी बिंदु का जो निर्देशांक होगा 1, -4 होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो, ए बिंदु के निर्देशांक मिल गए, डी बिंदु के निर्देशांक मिल गए और आपको 2,1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं क्योंकि m/n की वैल्यू आपको मिल गई 2:1 के रूप में और यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक दे रखा है 1,2 और डी बिंदु के निर्देशांक आपने निकाला है 1, -4। ठीक है, तो इसको आप मान लो x1, y1 की वैल्यू है और इसको तुम मान लो x2, y2 की वैल्यू है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन के केस में x बराबर क्या आता है? x बराबर आपका आता है mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और y की वैल्यू क्या आती है? y की वैल्यू आपका आता है my2 प्लस का ny1 डिवाइडेड बाई आपका होता है m प्लस का n। अब सारी वैल्यू रखो तो m की वैल्यू कितना है? तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणे x2 की वैल्यू कितना है? x2 की वैल्यू 1 है प्लस n की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू आपका है 1 गुणे x1 की वैल्यू कितना है? x1 की वैल्यू आपका है 1 बटे का m प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 करोगे तो 3 मिलेगा, तो 2 1 3/3 करोगे 1 मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया 1। उसी प्रकार y की वैल्यू निकालो तो y बराबर क्या होगा? m की वैल्यू आपका कितना है? 2, y2 की वैल्यू कितना है? -4 प्लस का n की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू आपका है 1 और y1 की वैल्यू कितना है? तो y1 की वैल्यू आपका है 2 और नीचे में आप कर दो m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1 करोगे तो 3 मिल जाएगा। अब देखो 2 चौक 8 में से 3 घटाओ, तो 8 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 8 में से 3 घटाओगे तो 5 मिलेगा, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/3। y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/3। यहाँ पर कोई गलती हुई है क्या? my2 प्लस ny1, तो m की वैल्यू आपका है 2
और y2 की वैल्यू आपका है -4 प्लस n की वैल्यू है आपका 1 और y1 की जो वैल्यू है वो आपका है 2। तो 4 दूना 8 में से 2 घटाओगे तो 6 बचेगा ना यार। 4 दूना 8 में से 2 घटाओगे 6/3 करोगे तो y की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी आपका निर्देशांक 1,2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी 1,2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, यहाँ y की जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी ना वो आपका -2 आएगा। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। देखो -4 का गुणा 2 में करोगे -8, अब -8 में से 2 घटाओगे तो -6 बचेगा। अब -6/3 आपका कितना होगा, -2। यानी कि डियर स्टूडेंट आपका x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -2, यानी 1,-2 आपका बिंदु का निर्देशांक होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है, देखो क्या बोला है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 5 है, इसके 2 शीर्ष 2,1 तथा 3,-2 है और तीसरा शीर्ष आपका y बराबर x+3 है। तो आपको तीसरा शीर्ष क्या होगा ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे लिखते हैं, 1/2 x y माइनस वाई, 3 बार लिख लो, x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y। मैंने 3 बार लिख लिया। अब यहाँ पर जमा देना है आपको 123, 231 और लिख देना है 312। अब सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 शीर्ष दे रखा है, यानी आपको x1, y1 की वैल्यू दे रखा है। x1, y1 की वैल्यू कितना दे रखा है, x1, y1 की वैल्यू आपको दे रखा है 2,1 और x2, y2 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 3, -2 के रूप में। तीसरा शीर्ष आपको नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारा तीसरा शीर्ष है वो हमारा x, y है। मैंने मान लिया कि जो हमारा तीसरा शीर्ष है यानी x3, y3 की जो वैल्यू है वो मैंने मान लिया कि हमारा x, y है। अब सारी वैल्यू रखो। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5, तो लो जी भैया मैंने 5 रख दिया बराबर 1/2। x1 की वैल्यू कितना है, तो x1 की वैल्यू आपका है 2, y2 की वैल्यू कितना है, तो y2 की वैल्यू आपका है -2, y3 की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर y3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, y के बराबर। y3 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, y के बराबर। तो लो मैंने y रख दिया, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितना है, तो x2 की वैल्यू आपका है 3, तो मैंने 3 रख दिया। y3 की वैल्यू कितना है, तो y3 की जो वैल्यू है वो आपका किसके बराबर है, y के बराबर है। तो लो जी भैया मैंने y रख दिया माइनस y1 की वैल्यू किसके बराबर है, तो y1 की वैल्यू आपका 1 है तो 1 रख दिया, प्लस का x3 की वैल्यू कितना है, तो x3 की वैल्यू आपका x के बराबर है तो x रख दो, प्लस का y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की जो वैल्यू है वो आपका है 1 माइनस y2 की वैल्यू कितना है -2। तो देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस माइनस आपका हो जाएगा +2। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहीं पर आप सारी वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा 5 बराबर 1/2। देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो -4 प्लस का -4 और हो जाएगा -2y। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3y -3
और x का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3x। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 3x है तो 3x रखो, और यहाँ पर 3y में से 2y घटाओगे तो आपको मिलेगा y, और -4 और -3 आपको मिल जाएगा -7। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस का y बराबर 17 के रूप में। इसको आप मान लो समीकरण 1, इसको आप मान लो समीकरण 1। बोला है शीर्ष y बराबर x प्लस 3 पर पड़ता है, इसको समीकरण 1 मान लिया ना, और इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 2, इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 जो आपका है वो आपका है y बराबर x प्लस का 3 के रूप में। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का y बराबर -3 के रूप में। इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करके तुम x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम करते क्या हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 1 आपका है 3x प्लस का y बराबर 17, और समीकरण 2 आपका क्या है x माइनस का y बराबर आपका कितना है -3। तो यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल, 3 और x 4x बराबर कितना मिलेगा, 17 में से 3 घटाओ, तो 17 में से 3 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 14। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7/2। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7/2। अब देखो x बराबर 7/2 कितने ऑप्शन में है, तो x बराबर 7/2 डियर स्टूडेंट केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आगे कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 7/2 एक ही ऑप्शन में है। यदि 2 ऑप्शन में दिया रहता है x की वैल्यू 7/2 तो हम आगे सॉल्व करते y की वैल्यू निकालते, लेकिन एक ही ऑप्शन में है तो उसी ऑप्शन को टिक करके आगे निकल जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, आप ध्यान से समझना। बोला है यदि किसी वर्ग के 3 क्रमागत शीर्ष आपको -1,4 -3,0 तथा 1,-2 हो, तब निम्न में से इसका चौथा शीर्ष क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम एक सुंदर सा वर्ग बनाते हैं, आप ध्यान से समझना इस वर्ग को कैसे कैलकुलेट करना है। 3 शीर्ष दे रखा है, तो ए मान लिया मैंने ए है, ए मान लिया बी शीर्ष है, ए मान लिया सी है, और ये आपका डी है। तो बिंदु ए के जो शीर्ष दे रखा है -1,4 के रूप में, और दूसरा बिंदु दे रखा है -3,0 के रूप में, और जो तीसरा शीर्ष दे रखा है 1,-2 के रूप में। आज चौथा शीर्ष मैं मान लेता हूं हमारा x, y है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 शीर्ष दे रखा था, मैंने चौथा शीर्ष मान लिया x, y के रूप में। अब देखो यह आपका वर्ग है, तो आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का विकर्ण जो होता है वह भी आपका एक दूसरे के बराबर होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं बाबू कि AC का मध्य बिंदु क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा क्या होगा, तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप निकाल लो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालोगे, तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम करेंगे क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x बराबर आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 और +1 तो 0 हो जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 2 करोगे
तो आपको मिलेगा 2/2 यानी कि 1 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है कि AC का मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो आपका 0 और 1 होगा, क्योंकि x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 1, तो -1 और 1 0 हो जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो y1 प्लस y2, तो 4 में से -2 घटाओगे 2/2 यानी कि 1 मिल जाएगा। ये आपका AC बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। उसी प्रकार से आप BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लो। BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लो, तो यहाँ पर आप लिख लो BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालोगे, सेम प्रोसीजर है, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर x1 प्लस x2 यानी x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है कि जो BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो x बराबर x1 प्लस x2 यानी कि x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का विकर्ण भी बराबर होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक भी बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक भी बराबर होंगे, तो x बराबर आपको कितना मिला है, 0 मिला है। तो यहाँ पर यदि x बराबर 0 रखोगे तो x माइनस 3/2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू 1 मिला है, तो y बराबर 1 रखोगे तो y प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 2 मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया 3 और y की वैल्यू आपने निकाल लिया 2। तो 3,2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने किया क्या, दोनों के यानी AC और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। BD और AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक को एक दूसरे के कंपेयर कर दिया, x वाला को x के साथ और y वाला को y के साथ। तो हमारा x और y की वैल्यू 3,2 मिल गई। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप बेसिक से सॉल्व करो कि हम करेंगे क्या, B से C तक की दूरी को A से D तक की दूरी को बराबर करो, A से B तक की दूरी को D से C तक की दूरी को बराबर करो, फिर बाद में 2 समीकरण बताओ, कैलकुलेशन करो, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, इस तरीके से सॉल्व करना।